सबसे अहम बात ये कि बंगाल का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि वहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है। नमस्कार, मैं हिमांशी राजपूत और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस डिजिटल। देश में इस वक्त की सबसे बड़ी सियासत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में आज दिल्ली के विज्ञान भवन में चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 राज्यों के चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। अब ऐसे में कुछ राज्य के लिए अपना वर्चस्व बचाने की चुनौती है, तो कुछ राज्यों में इतिहास रचने की चुनौती है। कौन कहां कैसे जीतेगा और कब ये चुनाव होने वाले हैं, रिजल्ट कब आएगा, बस इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हैं अजीत प्रताप सिंह। है तो चलिए इनसे बात करते हैं। तो सर, सबसे पहले आज चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। एक बार हमारे दर्शकों को विस्तार से बता दीजिए कौन से वो 5 राज्य हैं और कब किस राज्य में कितने फेज में चुनाव होने वाले हैं। देखिए, असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, यहाँ पर एक चरण में चुनाव होंगे और पश्चिम बंगाल में 2 चरण में मतदान होगा। केरल, पुडुचेरी और असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होगी और यानी कम समय बचा है। आज 15 तारीख हो गई तो 15-16 दिन ये और 9 दिन वो, 25 दिन लगभग उनको मिला है। तो केरल, असम और पुडुचेरी में 9 अप्रैल को, तमिलनाडु में 23 अप्रैल को और पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को। वहाँ पर 2 चरणों में मतदान है। हालांकि पिछली बार 6 या 7 या 8 चरणों में मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 2 चरणों में। सबसे अहम बात ये कि बंगाल का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होगा क्योंकि वहाँ पर टीएमसी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई है और हमने देखा कि पिछली बार 294 के लगभग सीटें हैं और 200 से ज़्यादा सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। बीजेपी ने काफ़ी जोर लगाया था लेकिन सिर्फ 77 सीटों पे जीत पाई थी। इस बार बीजेपी हालांकि ज़्यादा फोकस कर रही है वहाँ पे क्योंकि वो मुख्य विपक्षी पार्टियां हैं और 2 ही पार्टियों के बीच में लड़ाई है पश्चिम बंगाल में। तीसरी कोई पार्टी नहीं है। पहले लेफ्ट था, वो ख़त्म हो गया है। कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी ख़त्म हो गई है। तो अब सीधी लड़ाई टीएमसी वर्सेस बीजेपी है। लेकिन एक और दिलचस्प मामला वहाँ पर ये आया अभी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों पहले, कि जो हुमायूं कबीर थे वो टीएमसी के विधायक थे। उन्होंने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद उनको टीएमसी से निकाल दिया गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और वो सीमावर्ती जो इलाके हैं, जो बांग्लादेश से सटे हुए इलाके हैं, वहाँ पर उनका काफ़ी रसूख भी है और वहाँ पर वो अपनी पार्टी बनाकर टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं बल्कि टीएमसी के से नाराज़ हैं, उसके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो अब उनका कितना असर होगा ये तय करेगा कि टीएमसी फिर चौथी बार सरकार बनाएगी या नहीं, क्योंकि पिछले 15 साल से ममता सरकार वहाँ पर 3 बार से है। और इस बार का चुनाव थोड़ा अलग इसलिए है कि उनके खिलाफ सबसे बड़ी सत्ता विरोधी लहर भी चल रही है और भ्रष्टाचार के कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। इसके अलावा जो रेड पड़ी थी उस पर ममता बनर्जी जाके जो जिस तरह से तमाम कागजात और कंप्यूटर और जो मोबाइल फ़ोन है वो लेके आई, उसके बाद भी मामला हालांकि अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो इस बार का चुनाव थोड़ा अलग है क्योंकि भ्रष्टाचार में उनके जो कई मंत्री हैं वो जेल गए, काफ़ी पैसा बरामद हुआ और इसलिए उनके खिलाफ भी सत्ता विरोधी लहर चल रही है। अब बीजेपी कितना फ़ायदा उठाएगी ये रिजल्ट बताएगा। बिल्कुल, देखिए जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर ममता बनर्जी की 15 साल से सरकार रही है, तो कहीं ना कहीं ममता के लिए चुनौती है कि अपना वर्चस्व बनाए रखें। तो वहीं बीजेपी के लिए है कि हम पहली बार तो सरकार बनाएं वहाँ पर, ये भी एक बड़ी चुनौती होने वाली है। और जैसा कि आपने बताया कि जो आईपैक का मामला था, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को वहाँ से नुकसान हो सकता है। हुमायूं कबीर है, बाबरी मस्जिद को लेकर वो थोड़ा साइड में हो गए हैं। ऐसे में क्या लगता है बीजेपी जो है वो किन मुद्दों को लेकर पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ सकती है जो ममता बनर्जी को महंगा पड़ सकता है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का है। टीएमसी के जो नेताओं का भ्रष्टाचार है उसको बीजेपी और काफ़ी समय से वो इस पे काफ़ी अटैक करते भी रहे हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे काफ़ी संख्या में अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ वोट है और वो सब टीएमसी को वोट करते हैं। और इस बार चूंकि हुमायूं कबीर लड़ रहे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, तो वो कितना विभाजन कर पाते हैं ये भी तय करेगा कि टीएमसी को नुकसान होगा या फिर से उसकी सरकार बनेगी। जहाँ तक बीजेपी के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो
बहुत मुश्किल है, क्योंकि हमने देखा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी क्योंकि फीका रहा है, बिल्कुल एक तरफा चुनाव था। और हालांकि हो सकता है कि कुछ वोट परसेंटेज बढ़ जाए बीजेपी का, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता है कि अभी ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी वहाँ पर पहली बार अपनी सरकार बना सकती है। बाकी जो है रिजल्ट तय करेंगे कि राज्य में क्या होगा। इसके अलावा आप देखिए आसाम में सीधे बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, और वहाँ पर बीजेपी 2 बार से सत्ता में है लगातार, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ऐसा लगता है कि वहाँ पर तीसरी बार भी बीजेपी की सरकार बन सकती है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर है। कई पार्टियों के साथ उसने समझौता किया है, लेकिन फिलहाल जो स्थिति दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि बीजेपी सब पे भारी है। जैसा कि अजीत दी, हमें पता ही है कि जो असम है वहाँ पर तो बीजेपी की सरकार है ही। पश्चिम बंगाल को लेकर आपने कहा कि बहुत मुश्किल है, लेकिन जब हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो केरल और तमिलनाडु भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि वहाँ की जो लोकल पार्टीज़ है, डीएमके की बात कर लीजिए या फिर एडीएमके की बात कर लीजिए, उनका काफ़ी वर्चस्व है। तो वहाँ पर बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती होने वाली? देखिए, केरल में तो बीजेपी है नहीं। पहली बार उन्होंने 2024 में एक त्रिशूर की सीट उन्होंने जीता, और अभी हाल में तिरुवनंतपुरम में नगर पालिका का चुनाव उन्होंने जीता। तो हो सकता है कि कहीं कहीं पर असर दिखाई पड़े। वहाँ पर सीधी लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ की है, कांग्रेस का जो गठबंधन है और लेफ्ट पार्टीज का जो गठबंधन है। वहाँ पर एक बार ये जीतते हैं, एक बार ये जीतते हैं, लेकिन इस बार लेफ्ट पार्टी लगातार 2 बार जीती है। तो वहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद कांग्रेस वहाँ पर सरकार अपनी बना ले, क्योंकि वहाँ पर प्रियंका गांधी वहीं से चुनी गई हैं। राहुल गांधी की जो राइट हैंड हैं केसी वेणुगोपाल, वो भी केरल से ही आते हैं। तो वहाँ पर हो सकता है कि कांग्रेस को मौका मिले। बीजेपी वहाँ पर ज़्यादा असर नहीं है। तमिलनाडु में भी ऐसी ही बात है, क्योंकि वहाँ पर डीएमके एआईडीएमके वो लोग एक दूसरे, मतलब 5 साल वो सरकार में रहते, 5 साल वो सरकार में रहते हैं। लेकिन जब से जयललिता का निधन हुआ है, डीएमके भारी में है। लेकिन अब एक टीवीके जो तलपति विजय हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, और हमने देखा कि काफ़ी उनका जहाँ भी वो सभा करते हैं बहुत हज़ारों लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर हैं। और बीजेपी के साथ उनका गठबंधन की बात चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुआ है। बीजेपी ने उन्हें लगभग 80 सीट देने का वादा भी किया है, और उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का भी वादा किया है। तो हाँ, नहीं, तमिलनाडु में, केरल में तो बीजेपी है ही नहीं। तो तमिलनाडु में विजय की जो अभिनेता विजय हैं उनकी टीवीके, और यदि बीजेपी गठबंधन करती है आगे चलकर, हो सकता है कि एआईडीएमके भी उस गठबंधन में आए, तो बीजेपी का कुछ बन सकता है कि पहली बार वो तमिलनाडु में आएंगे। लेकिन अभी कांग्रेस और डीएमके जो गठबंधन है ये सत्ता में है, और अभी फिलहाल उनको एज दिखाई पड़ रही है। जहाँ तक पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी में बीजेपी गठबंधन में है और उसकी सरकार है। लेकिन देखिए, लड़ाई वहाँ पर काफ़ी चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। लेकिन मुख्य मुकाबला आप देखिए तो सबसे दिलचस्प जो है पश्चिम बंगाल होगा, उसके बाद तमिलनाडु होगा, उसके बाद असम और केरल होगा। तो कुल मिलाकर ये सब राज्य जहाँ पर अगर बीजेपी के नुकसान होता है असम में, तब बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी, क्योंकि बंगाल में तो अभी तक कब सरकार बनी नहीं है। हाईएस्ट टैली उनकी 77 रही है, और लगभग 150 के आसपास रहने पे सरकार वहाँ बनती है। तो बीजेपी को बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि उनके लिए मौका है, क्योंकि ममता के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर चल रही है, और भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उससे बीजेपी भुना सकती है। और चूँकि माइनॉरिटीज़ वोट में भी अगर वो अलग अलग हुआ, सेपरेट हुआ, बल्क में अगर टीएमसी को नहीं मिला, तब बीजेपी का चांस बन सकता है। तो इन 5 राज्यों में क्या लगता है कि चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? आप जानते हैं कि बीजेपी हमेशा कोई ना कोई नारा हर चुनाव में लेकर आती है, और वो नारा जो होता है वो काफ़ी प्रभावित भी करता है, वो सत्ता भी पलट कर रखता है। तो क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, राज्यों के विधानसभा चुनाव में वहाँ के लोकल मुद्दे ही रहते हैं, कोई नेशनल मुद्दा नहीं रहता है। असम ने हमने देखा कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको हटाने का मुद्दा वो सबसे अहम है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे बड़ा है, क्योंकि कई लोग भ्रष्टाचार में जेल गए और काफ़ी पैसा बरामद भी हुआ। इसके अलावा बीजेपी ने एक और रणनीति अपनाई है कि अब वो ममता बनर्जी का अटैक नहीं करेंगे, बल्कि वो सिर्फ टीएमसी को अटैक करेंगे। उनकी ये रणनीति कितना कारगर रहेगी, देखने वाली बात होगी। केरल में बीजेपी है नहीं, कांग्रेस और एलडीएफ में लड़ाई है, लेफ्ट पार्टीज़ में।
कांग्रेस को इस बार मौका है वहाँ सरकार बनाने का, बना सकती है कांग्रेस। लेकिन तमिलनाडु में भी बराबर बराबर की लड़ाई है, लेकिन एज डीएमके को मिला है। और क्योंकि एआईडीएमके कमज़ोर है, नई पार्टी है टीवीके, हमने भीड़ तो बहुत देखी। बिहार में भी हमने प्रशांत किशोर को देखा कि भीड़ बहुत जुटाते थे, लेकिन वोट नहीं मिला, सीटें नहीं मिली। तो थलपति विजय कितना असर करेंगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा। बीजेपी का भी ज़्यादा असर है नहीं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पर डीएमके प्लस कांग्रेस का जो गठबंधन है उनको एज है। हो सकता है कि बीजेपी, थलपति विजय और एआईडीएमके तीनों साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो वो कड़ा संघर्ष दे सकते हैं। तो कुल मिला के 5 राज्यों में चुनावों का ऐलान हो चुका है। बीजेपी है उसके लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण ये 5 राज्यों में चुनाव रहने वाले हैं। वहीं ममता बनर्जी है, उनके लिए चुनौती है कि वो अपना वर्चस्व बनाए रखें, और लोकल पार्टीज का भी काफ़ी प्रभाव है इन राज्यों में, तो बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। खैर अब देखना ये होगा कि चुनाव में कौन जीतता है कौन हारता है, ये तो खैर बाद में ही पता चलेगा। देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।